किसान आंदोलन पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुख्य मुख्य विषयों पे चर्चा करेंगे कि ये आंदोलन कहाँ किस दिशा की तरफ जा रहा है। क्या किसान जीत रहे हैं या सरकार जीत रही है और इसका अंत क्या होने वाला है। बंगाल, असम, तमिलनाडु चुनावों पर इस आंदोलन का क्या असर पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको जानकारी दी थी इसके बारे में कि किसानों को चाहिए कि अंबानी और अडानी इनकी जो भी उत्पादित चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि जब तक इन पूंजीपतियों की सामान बनाए हुए का हम बहिष्कार नहीं करेंगे, ऐसे ही सरकारें जितनी भी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हों चाहे वे भाजपा की हों, वो इनके हाथों में बिकी हुई हैं, इन पूंजीपतियों के हाथों में बिकी हुई हैं। अगर आपको याद हो, जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो अडानी के जहाज में हर एक जगह घूमा करते थे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वो किसानों की मदद करेंगे। साफ जाहिर है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वो इस मुद्दे पर कोई भी कदम नहीं उठाने वाली और इस कानून को लेकर ही आएगी, यानी कि वो पूंजीपतियों का साथ देगी ही। और अब किसानों के पास क्या मुद्दा बच जाता है, किसानों को क्या करना चाहिए, इस विषय पे भी मैं अपने विचार आप लोगों को दूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार को झुकना पड़े किसानों के आगे। सरकार ने तो अपना पलड़ा भारी करने के लिए 3000 मंडियों को बंद कर दिया ताकि जो आने वाली गेहूं की फसल है किसान उसको कहीं न बेच सकें और मजबूरन होकर उन्हें सरकार की बात माननी पड़े। यदा कदा मौके मौके पर सरकार उनको बदनाम करने के लिए कभी ये बोल रही है कि राकेश टिकैत ने अपने कुछ गुर्गे खरीद रखे हैं, हर रोज़ दिहाड़ी पर 150, 200, 250 रुपये दिहाड़ी पर ला के उनको 50-40 आदमियों को अपने साथ फिराते हैं, या कभी ऐसा ही पंजाब के बारे में कहा जा रहा है। क्या आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस सरकार किसानों के हित में है? शायद कांग्रेस सरकार भी किसानों के हित में नहीं है। ये बड़ी साफ बात है। अगर आप कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं उनका बयान पढ़ें, वो ये कह रहे हैं, मोदी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि 1 साल के लिए मंडियों को बंद करना स्थगित किया जाए या इस कानून को 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के लिए रोक दिया जाए। मकसद क्या है कि 2024 का चुनाव आए और चुनाव आने से पहले पहले इसको कानून को लागू कर दिया जाए ताकि किसान कुछ भी ना कर सके। आइए केजरीवाल जी के विचार सुन लीजिए। पंजाब में आके केजरीवाल जी बहुत बड़े बड़े अक्षरों में कहते हैं, जी हमने इसको कानून को जला दिया, हमने इसको फाड़ दिया और हम किसानों के साथ हैं। क्या केजरीवाल भी किसानों के साथ धोखा नहीं कर रहे? अगर ईमानदारी से केजरीवाल किसानों के साथ होते तो दिल्ली में 5, 7, 10 रैलियां जरूर करवाते ताकि सरकार को पता चलता, लेकिन उस समय इन्होंने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन आज जबकि 2022 में पंजाब में चुनाव हैं और पंजाब के किसानों को जीतने के लिए वो यह कह रहे हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, हम किसानों के खिलाफ नहीं हैं, हम किसानों के साथ हैं। तो क्या ये किसानों के साथ धोखा नहीं? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं? दोस्तों, समय समय पर मैं बताता जा रहा हूँ और आज भी बता रहा हूँ, ये सरकार कैसे भी हो, चाहे तोमर जी हो चाहे मोदी जी, इस कानून को लाकर रहेंगे। जब तक आप लोग संगठित नहीं हो जाते, जब तक आप लोग एक पक्का विचार नहीं कर लेते, एक आप भूमिका नहीं बना लेते कि हमने करना क्या है, क्योंकि अभी तक का आंदोलन ठीक है एक दिशा में चलता रहा था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा जोर डालने की ज़रूरत है सरकार के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती, लेकिन जोर डालने की ज़रूरत है। कैसे जोर डालना है, उसके कई रास्ते हैं। यह नहीं है कि हमने लड़ाई झगड़े से या मार पिटाई से या अहिंसा का रास्ता अपना के सरकार को झुकाना है। उस
मुद्दे पे सरकार कभी नहीं झुकेगी। रादर जितने किसान भाई हैं, जितने लोग हैं, उन सब की बदनामी करेगी सरकार। लोगों की नज़रों में ये पेश करेगी कि हमने तो सब कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन किसान ही सही नहीं थे, इसलिए हमें ये उनके ऊपर कानून का एक्शन लेना पड़ा। इसलिए मेरी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि पर शांत रूप से इस आंदोलन को जारी कीजिए। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है, आप देख रहे हैं कि एक एक करके सरकार एक एक सरकारी अदारे जितने हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है, बैंकों को बेच रही है, बैंकों को प्राइवेट कर रही है, एयरलाइन को बेच रही है, रेलवेज़ को बेच रही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग उनके नुमाइंदों को इकट्ठा कीजिए, बैंकों में एक एक बैंकों के नुमाइंदों में जाइए, उनकी यूनियन से मिलिए, उन लोगों को अपने साथ लीजिए। रेलवे में जाइए, रेलवे की यूनियन से मिलिए, उन लोगों को अपने साथ लीजिए। एयर इंडिया में जाइए, एयर इंडिया की यूनियन को अपने साथ लीजिए। और तो और जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं जिनको सरकार छोटी सी उम्र में नौकरी से रिटायर कर देती है, उनके पास कोई नौकरी नहीं, उनको भी आप अपने साथ लीजिए, क्योंकि ये सब आम नागरिक हैं। जब ये सब आम नागरिक आपके साथ मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका आंदोलन एक बहुत मजबूत कदम उठा लेगा। उन सब पार्टियों के नुमाइंदों से, वो सब लोग जो सरकारी अदारे के सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड फौजी जो हैं, एयर इंडिया के, रेलवे के जितने भी लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को चुनकर अपने नुमाइंदे बनाएं, ताकि ये एक संगठन सही तरीके से बन सके और ईमानदारी से इसको आप इलेक्शन कमीशन के पास एक कानूनन रूप से रजिस्टर कराएं। जब ये रजिस्टर हो जाएगा, मैं आपको निश्चय रूप से कह रहा हूं, सरकार को, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, इनको चिंता का विषय हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आज तक डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति से राज करते जा रहे हैं। तो मेरे साथियों किसानों, आपने सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपने अकेले ही कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है। इस राजनीतिक पार्टी को आप इन सब लोगों से जो रिटायर्ड, जिनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, जिन डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिन रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट भी प्राइवेटाइज़ किए जाते हैं, उनके मुख्यों से मिलें और उनमें से चुनिंदा लोग जो आपके साथ मिलने को तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर शांत रूप से इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उनसे मिलिए। जब आप उनसे मिल जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस पार्टी को ईमानदारी से और सच्ची निष्ठा से रजिस्टर कराइए, और मैं यकीन दिलाता हूं आपका ये एक छोटा सा कदम सब सरकारों को हिला के रख देगा। अब सवाल ये होता है, ये सब कार्य करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। कब तक किसान अपनी जेब से पैसा खर्चेंगे? किसान भी एक तरह का बंधुआ मजदूर है। वो एक खेत की फसल बोता है तो उसमें से उसको 20-50 लाख जो भी रुपया मिलता है, उससे वो अपना पूरा साल का गुजारा करता है। तो इसके लिए मेरा अनुरोध ये है कि आप आम जनता के पास जाइए, एक एक बंदे के पास जाइए, उनसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपये चंदा महीने का लीजिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ, सिर्फ इस 5 रुपये के चंदे से, जो किसी को भी नहीं देने में दुखेगा, एक आम नागरिक क्योंकि पिसा हुआ है, दुखी हुआ पड़ा है, वो कहाँ पे सरकार ने कहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, कहीं गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी, कहीं रेलवे के प्लेटफॉर्म 2 रुपये से लेकर 20 रुपये 50 रुपये तक का रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया। सोच सकते हो आप, 50 रुपये में आप एक लंबा सफ़र ट्रेन में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन के रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर घुसने के लिए 50 रुपये की प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़े। तो सोचो उस देश का क्या हाल हुआ। और जब ये सारी चीज़ें प्राइवेट सरकार पार्टियों को ही सरकार ने देनी है, तो सरकार का फ़ायदा क्या है? इसलिए वो कहते हैं कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। वो लोग जो भी कहते हैं जनता के प्यारे हैं, हम हरमन प्यारे नेता हैं हम। अगर आप इतने हरमन प्यारे नेता हैं तो ये बताइए, आप 200-200 500-500 सिक्योरिटी गार्डों के साथ घिरे हुए क्यों जाते हो? अगर सही में आपकी 56 इंच की छाती और आप ईमानदार हैं,
किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति, तो खुल के आइए, बोलिए मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर खुलेआम आम जनता से मिलते हैं, क्योंकि इंसाफ देते हैं वो। यहाँ हम इंसाफ नहीं देते, सिर्फ राज करना ये लोग जानते हैं। जिस भी सरकार को ले लो, कांग्रेस को ले लो, उसने क्या किया था? अपने ही मंत्री को, अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, सीमेंट के डिपो, ये वो सब कनेक्शन उनको दिए जाते थे। और आज भाजपा क्या कर रही है? वो भी तो वही कर रही है। भाजपा कुछ कम नहीं कर रही है। अब भाजपा की नीतियां देखिए। अब 2 दिन से ये खबर फैलाई जा रही है भाजपा के आईटी सेल की तरफ से कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल जो हैं, वो भाजपा से अनुरोध कर रही हैं कि उनको नंदीग्राम से जिता दिया जाए। जानते हो ये किस लिए? क्योंकि ये उनका मनोबल तोड़ने के लिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि जितने लोग हैं वो सारे भाजपा के साथ हैं। पार्टी का, टीएमसी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का मनोबल टूट जाए, सिर्फ इसीलिए। और ये पहली बार नहीं, अगर आप ध्यान से देखो, जब भी मोदी जी पावर में आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी को इतना बदनाम कर दिया है कि पप्पू 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 बोल के, कि इसको अकल नहीं है, ये करता है, वो करता है। इनके आईटी सेल ने नकली वीडियो बना बना के लोगों में इतनी घुमा दी कि आज ईमानदारी से लोग ये सोचने लगे हैं कि सचमुच राहुल गांधी में किसी तरह की भी योग्यता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आपको फंसाने के चक्कर में है, और उस चक्कर से निकलने के लिए, उस चंगुल से निकलने के लिए आपको और मजबूत बनना पड़ेगा। और मजबूत बनने का क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है। जहाँ जहाँ सरकार, जिस जिस डिपार्टमेंट को सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, जाइए, उनके नुमाइंदों से मिलिए, उनको अपने साथ मिलाइए। जितने रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको अपने साथ मिलाइए, आम जनता से मिलिए, आम जनता को अपनी समस्याएं बताइए, ताकि एकजुट होकर आम आदमी आपके साथ हो सके। अब जिस तरह का दुष्प्रचार भाजपा चला रही है बंगाल में, अब ये बोल रहे हैं कि हमें 200 सीट निश्चित रूप से मिलेंगी। अब ये अमित शाह जी बोल रहे हैं कि बंगाल को सोने का बंगाल बना देंगे। ईमानदारी से सोचो, क्या बिहार को इन्होंने सोने का बिहार बना दिया? बिहार में भी तो यही वादा किया था, हम इतनी नौकरियां देंगे, और बच्चे बेरोजगारी से फिर रहे हैं। अब किसानों को ये भी चाहिए, जितने ये नवयुवक बेरोजगार फिर रहे हैं उनको भी अपने साथ लगाएं, तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा। और जब तक आम आदमी नहीं जागेगा, जब तक आदमी नहीं उठेगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही आम आदमी पिसता चला जाएगा, कभी भाजपा के हाथों और कभी कांग्रेस के हाथों, कभी आम आदमी पार्टी के हाथों। अगर ईमानदारी से देखा जाए, अगर आप 2 रुपये यूनिट भी बिजली चार्ज करते हैं आम आदमी से, तो क्या होता है? कोई भी डिपार्टमेंट बिजली का नुकसान में नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, 6 रुपये यूनिट, 7 रुपये यूनिट बिजली बेची जा रही है, और फिर भी सभी डिपार्टमेंट घाटे में। ऐसा कैसे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इतने हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस किसके साथ हैं? सरकार जानती है, डिपार्टमेंट वाले जानते हैं कहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, कौन कुंडियाँ लगा रहा है, कौन अनऑथोराइज, कौन सी फैक्ट्री। आपने देखा होगा कि भूषण फैक्ट्री, जो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री गिनी गई है भूषण स्टील के नाम से, ये पकड़े गए थे सीबीआई के केस में, जिन्होंने इतनी लंबी बिजली की तार चोरी की लगा रखी थी, और जाने कितने साल इससे ये बिजली लगाते रहे, यूज़ करते रहे अपनी फैक्ट्री में। और सोचो, ये कौन थे? ये भी कांग्रेस के ही जाने पहचाने एक नेता थे। मेरे दोस्तों, ध्यान से सोचो, ममता बनर्जी अकेली लड़ाई लड़ रही हैं। देखो, मैं ममता बनर्जी के साथ नहीं हूँ, ना ही मैं टीएमसी से हूँ, लेकिन मैं उस औरत की दाद दूंगा जो छाती चौड़ी करके अकेली इन सब गुंडों से लड़ रही है। ईमानदारी से देखिए, कितने लोग हैं इनमें जो भी खड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहे हैं, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, और यही एमएलए बनेंगे,
यही एमपी हमारे बनेंगे। तो आप सोचो, अगर एक गुंडा एमपी बनेगा तो आगे आपका क्या हाल होगा? तो वो देश को कितना बचाएगा, कितना फेथफुल होगा वो देश के लिए? कभी इन चीज़ों के ऊपर आपको बहुत गहराई से सोचना है, एक तटस्थ फैसला लेना है कि आगे हमें क्या रणनीति करनी चाहिए। जब तक एक प्रॉपर रणनीति नहीं बनाई जाएगी, आम आदमी इस देश में पिसता चला जाएगा, ये यकीनन है। 400 रुपये सिलेंडर हुआ था तो भाजपा वालों ने जुलूस निकाला था, यही स्मृति ईरानी सड़क पे बैठकर चिल्ला रही थी कि आम आदमी मर गया। आज 850 रुपये ये सिलेंडर दे रहे हैं तो इनको शर्म नहीं है? देखिए, हेमा मालिनी को आप पावर में लेके आ रहे हैं, जितनी हीरोइनें हैं उनको पावर में लेके आ रहे हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, उनको आप पावर में लेके आ रहे हो। अरे वो तो पहले ही अमीर हैं, उनको क्या पता कि आम आदमी की क्या ज़िंदगी होती है। और हम लोग आंखें बंद करके इन लोगों को वोट डालते हैं। मेरे दोस्तों, अगर देश में प्रजातंत्र को बचाना है, आपको उठना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। सबसे पहले ये ज़रूरी है, एक के घर में बंगाल और असम में जाके भाजपा के बारे लोगों को बताएं, ताकि अगर भाजपा बंगाल और असम से जीत गई, यकीन मानना ये इससे ज़्यादा लोगों को परेशान करेगी, इससे ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब गडकरी जी ये बोल रहे हैं जी 20 साल की गाड़ी सड़क पे नहीं जाएगी, कोई नहीं चला सकता। अब एक गरीब आदमी अगर 20 साल पुरानी गाड़ी खरीदता है तो उसका इतना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। अगर ध्यान से देखो, कोई समय था 2 से 2,500 रुपया टोटल कार का रजिस्ट्रेशन लिया जाता था, जो आज कार की कीमत का करीब 6 से 8 से 10% तक लिया जाता है। अब भाई, जब तुम लोग इतना पैसा ले लेते हो कार की रजिस्ट्रेशन का, तो फिर टोल टैक्स किस लिए? नहीं जी, वो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेता है। अरे भाई, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेता है तो ये टैक्स कौन लेता है? अगर राज्य सरकार लेती है तो राज्य सरकार इसका क्या करती हैं? मकसद क्या है कि लूट लो, जहाँ से भी मौका मिलता है लोगों को लूट लो। एक गरीब मजदूर जो अपने स्कूटर पे 20 साल पुराना स्कूटर 2-3 हज़ार रुपये पे खरीद के वो खिलौने लेकर, वो टॉफ़ियाँ लेकर गांव-गांव जाता है बेचने के लिए, लेकिन अब वो भी नहीं जा पाएगा क्योंकि 20 साल पुरानी गाड़ी वो चला नहीं पाएगा, रजिस्ट्रेशन होगी नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो उसकी इतनी ज़्यादा कीमत होगी कि वो 3,000 वाले स्कूटर के लिए आपको 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेंगे। तो मजबूरन होके तो वो भी बेरोजगार हो गया। तो क्या ये सरकार और बेरोजगार पैदा नहीं कर रही? क्या चाहती हैं ये सरकारें? सिर्फ यही चाहती हैं, अंबानी जी को, अडानी जी को जो हो सकता है इस देश में दे दो। भाजपा के एक नेता ने इतना तक कह दिया कि अगर ऐसी बात है, इतना ही आप मदद करना चाहते हो तो क्यों ना अंबानी अडानी को भी मेंबर पार्लियामेंट में चुन लिया जाए, राज्यसभा के उनको मेंबर बना दो और अपने पार्टी में शामिल करके उनको अच्छा ओहदा दे दो, किसी को सिविल मिनिस्ट्री दे दो। ठीक है जी, अंबानी जी जो मांगते हैं वो मिनिस्ट्री उनको दे दो, उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे दो, ताकि वो अपने रेट अपनी मनमानी करते हैं और जितना देश को लूटता है लूटने दें। वैसे वो इनडायरेक्टली लूट रहे हैं, क्या ये बढ़िया नहीं कि डायरेक्टली ही वो लूट लें? मेरा ये अनुरोध है मेरे साथियों, मेरे इस विचार पर आप जरूर ध्यान देना, और अगर हो सके, ये बार बार मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर हो सके एक एक इंसान से, एक एक पार्टी से, एक एक रिटायर्ड फौजी से, जिन भी डिपार्टमेंटों में ज़बरदस्ती लोग निकाले जा रहे हैं, जहाँ पे रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बिजली बोर्ड के डिपार्टमेंट्स को प्राइवेट किया जा रहा है, उन सब कर्मचारियों से मिलकर उनके साथ एक पार्टी बनाएं और ईमानदारी से एक राजनीतिक पार्टी बनाएं और इन गुंडों के खिलाफ, ये जो देश को लूटने पे लगे हुए हैं, जिनके अरबों खरबों रुपए के
काले धन स्विस बैंक में पड़े हैं। मोदी जी 2014 में कह रहे थे जी मैं स्विस बैंक से सबके पैसे ले आऊँगा। कहाँ गई वो मोदी जी की स्टेटमेंट? क्योंकि वो जितना पैसा था, जब देखा गया तो 90% वो लोग गुजरात के ही लोग थे जिनका पैसा बैंकों में दबा हुआ है। और आपने देखा होगा पीछे गुजरात के लोग थे जो व्यापारी लोगों का पैसा लेके भाग गए, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे चौकसी हो। ये सब अब ब्लेम क्या कर रही है भाजपा की? ये कांग्रेस के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे तो चाहे भाजपा के थे तो गुजरात के। और दूसरी बात, अब कांग्रेस के लोग कैसे उनको कह सकते हो, क्योंकि मोदी पिछले 15 से 20 साल से गुजरात में ही राज कर रहे थे। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। अनुरोध, मुझे यकीन है कि आप मेरी इस बात पर ज़रूर अमल करेंगे, और अगर अमल करेंगे, यकीन मानना, ये एक संगठन जो किसानों ने आंदोलन किया है, ये एक बहुत मजबूत शांतिपूर्ण आंदोलन बन जाएगा जो सरकार को मजबूर कर देगा कि वो आम जनता के बारे में सोचे। अगर आपको याद हो 1799 की फ्रांस की क्रांति में आम जनता ने ऐसे ही वहाँ के राजा को झुका दिया था, और अब की बार हम लोगों ने इन सरकारों को जो लोगों से अन्याय कर रही हैं झुकाना है। कैसे भी झुकाना है, ये आपकी खुशी है, ये आपका निर्णय है। मैं तो सिर्फ आपको अपने विचार दे सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।